हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 142 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर्म अ पार्ट ऑफ द मलाया पेनिनसुला। तो चार अलग अलग कंट्रीज के नाम दे रखे, आपको बताना है कौन मलाया पेनिनसुला का एक हिस्सा है। पहला है म्यांमार, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है मलेशिया और फोर्थ है ब्रूनेई। तो इसका सही आंसर है बी 1, 2 एंड 3, यानी कि चौथा वाला गलत है। जो ब्रूनेई है वो मलाया पेनिनसुला का पार्ट नहीं है। मलाया पेनिनसुला को कारा पेनिनसुला भी बोलते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया रीजन से बिलोंग करता है। काफी नैरो अपेंडिक्स है इसके और मेनलैंड एक्सटेंडेड टू द साउथ फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 1127 किलोमीटर। तो लगभग इतना फैला हुआ है ये पेनिनसुला। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म। तो चार अलग अलग ऑप्शन दे रखे, आपको बताना है कौन सा सबसे अच्छा सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म को डिस्क्राइब यानी कि बताता है। तो उसका सही आंसर है डी, इट इज अ मार्केट मैकेनिज्म एस्टैब्लिश्ड बाय द पेरिस एग्रीमेंट फॉर मिटिगेटिंग ग्रीन हाउस गैस एंड सपोर्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एक तरीके का मार्केट मैकेनिज्म है जिसको पेरिस एग्रीमेंट में बनाया गया है ताकि जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं, जो वहां से हार्मफुल गैसेस निकलती है ग्रीन हाउसेस से, तो उनको मिटिगेट किया जाए, कम किया जाए ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक सतत विकास हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल वाटर मिशन। कौन सा इनमें से नेशनल वाटर मिशन का एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, यानी एक मुद्दा नहीं है। तो इसका सही आंसर है सी, रिड्यूसिंग रिवर वाटर पोल्यूशन बाय 50% बाय 2022। तो नेशनल वाटर मिशन का ये हिस्सा बिल्कुल नहीं है कि जो रिवर वाटर पोल्यूशन नदियां जो दूषित हो रही हैं उसका लगभग 50% कम किया जाएगा 2022 तक। तो चलिए इसे एक साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, which of the following are the implications of landfills being adopted as a solid waste disposal method। तो कौन सा मतलब चार अलग अलग ऑप्शन दे रखे, आपको बताना है क्या मतलब इम्प्लीकेशंस होती हैं, क्या क्या उसकी वजह से हो सकता है पॉजिटिव या निगेटिव लैंडफिल्स की वजह से। लैंडफिल्स का मतलब कि गड्ढा खोद के सारा वेस्ट जो होता है उसमें भर के और गड्ढे को ढक दिया जाता है मिट्टी डाल के उस पर। तो उससे क्या क्या होता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला है रिलीज ऑफ ग्रीन हाउसेस गैस, यानी ग्रीन हाउसेस गैस निकलती है वहां से। बी, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, जो हमारा भूजल है वो खराब होता है। थर्ड है बायो एक्यूमुलेशन, यानी कि बायो एक्यूमुलेशन होती हैं, जो अलग अलग वेस्ट या फंगस कह सकते हैं, बैक्टीरिया ये एक्यूमुलेट होते हैं या फिर वेस्ट भी एक्यूमुलेट होते हैं। फोर्थ है डिक्लाइन ऑन सॉइल फर्टिलिटी, यानी जो उपज की एक क्षमता होती है मिट्टी की वो खत्म हो जाती है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट लैंडफिल्स के कंटेक्स्ट में यानी कि संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है डी, 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि चारों सही है। बायो एक्यूमुलेशन इज एक्यूमुलेशन ऑफ सब्सटेंस सच एज अ पेस्टिसाइड और अदर केमिकल इन एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो वेस्ट होता है उससे जो चीजें केमिकल, हार्मफुल केमिकल या पेस्टिसाइड निकलती हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं जो कि सॉइल को इनफर्टाइल कर देती हैं। Bioaccumulation occurs when an organism absorbs a substance at a rare, faster rate that at which the substance is lost by catabolism and excretion। तो बायोअक्यूमुलेशन का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जो कि सब्सटेंस जो मौजूद होती हैं उसको बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है, अपनी तरफ खींच लेता है, और जो कैटाबोलिज्म और एक्सक्रीशन होता है उससे वो लॉस्ट भी हो जाते हैं। दैट एट विच द सब्सटेंस इज लॉस्ट बाय कैटाबोलिज्म। तो कैटाबोलिज्म में एक्सक्रीशन के बजाय ये ऑर्गेनिज्म उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विद रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फाइनेंस कमीशन के संदर्भ में दो स्टेटमेंट है। पहला है द पार्लियामेंट हैज स्पेसिफाइड द क्वालिफिकेशंस ऑफ सर्विस
कंडीशन ऑफ चेयरमैन एंड अ मेंबर ऑफ कमीशन, यानी जो पार्लियामेंट हमारा संसद है वो उनके क्वालिफिकेशन और सर्विस ऑफ कंडीशन, यानी 5 साल रहेंगे, 15 साल रहेंगे, 62 साल, जितने भी रहेंगे, ये हमारा संसद डिसाइड करता है। दूसरा है द कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द यूनियन कैबिनेट, यानी जो कमीशन है हमारा फाइनेंस कमीशन, वो जो रिपोर्ट तैयार करता है वो यूनियन कैबिनेट को सबमिट करता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है A1 ओनली, बी वाला सेकंड वाला गलत है। फाइनेंस कमीशन अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट को यानी राष्ट्रपति को सबमिट करता है और वो फिर उसको संसद में हाउसेज में प्रेजेंट करते हैं और जो भी एक्शन होता है वो जरूरी वो लिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इंडिया का जो स्टेट एम्बलम होता है उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। पहला है द लैंड कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ हैज बीन अडॉप्टेड एज स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, यानी जो लैंड कैपिटल है सारनाथ में, तो उसको भारत का स्टेट एम्बलम अडॉप्ट किया गया, घोषित किया गया। सेकंड है द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज स्कल्प्टेड ऑन द अबैकस, यानी जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, जानवर है, वो अबैकस पे स्कल्प्टेड यानी कि उस पर दर्शाया गया है, एक उसकी चित्र मूर्ति बनाई गई है। थर्ड है द नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब बिलो इट इज टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद। तो जो स्टेट एम्बलम है तो उस पर नीचे जो सत्यमेव जयते लिखा जाता है वो मुंडका उपनिषद से लिया गया है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है B1 and 3 ओनली। द प्रोफाइल ऑफ द लैंड कैपिटल शोइंग द 3 lions माउंटेड ऑन द बैकस विद अ धर्म चक्र इन द सेंटर, अ बुल ऑन द राइट एंड अ गैलपिंग हॉर्स ऑन द लेफ्ट। गैलपिंग हॉर्स मतलब हिनहिनाता हुआ घोड़ा। तो जो हमारा लैंड कैपिटल है उसमें तीनों तरफ लाइन्स मौजूद है, जैसा आपको पता है शेर दिखाए गए, एक धर्म चक्र भी उस पर बनाया गया है। राइट साइड पे बुल है और जो लेफ्ट साइड पे है वो गैलपिंग हॉर्स है, हिनहिनाता हुआ घोड़ा। And outlines of Dharma Chakra on the extreme right and left was adopted as a state emblem of India on January 26, 1950। तो जो हमारा स्टेट एम्बलम है उसको 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया। द बेल शेप लोटस वॉज ओमिटेड, उसमें एक बेल शेप यानी उल्टा जो लोटस होता है कमल का फूल वो उस पर उभर के मतलब उभारा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, Which among the following भक्ति सेंट्स प्रीच ड्यूरिंग द राइन ऑफ अकबर। कौन से भक्ति संत थे जो कि अकबर के समय में काल में मौजूद थे। आपका ऑप्शन है, पहला है चैतन्य महाप्रभु, दूसरा है सूरदास और तीसरा है कबीरदास। तो इसका सही आंसर है B2 ओनली, पहला और तीसरा गलत है। जो वैष्णवाइट मूवमेंट हुआ था स्प्रेड इन द ईस्ट थ्रू द एफर्ट ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो जो चैतन्य महाप्रभु है वो वैष्णवाइट मूवमेंट है, जो विष्णु के जो पूजक थे, भक्त थे, तो उनको उन्होंने मतलब वैष्णवाइट मूवमेंट को का प्रचार करने में मदद किया है। चैतन्य कंसिडर्ड कृष्णा नॉट एज अ मेयर इनकारनेशन ऑफ विष्णु बट एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ गॉड। तो चैतन्य ही थे जिन्होंने कृष्ण को विष्णु का एक अवतार बताया है, इनकारनेशन मतलब अवतार होता है, बट एज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ गॉड, और सभी देवताओं से ऊपर बताया है। दूसरा द कबीर्स पोएट्री ड्रॉज ऑन बोथ द हिंदुइज्म एंड इस्लाम, though he was critical of certain aspect of both the faiths. Some of his verses are included in the compilation of Sikh sculpture known as the Adi Grantha. His mystical poems are grounded in the details and earthly particulars of everyday life. Kabir died in 1518. तो कहने का मतलब है 1518 में जब वो मर चुके थे और अकबर का राइन था वो हमारे 1556-57 के आसपास से शुरू होता है, तो बट ऑब्वियस ये उनके कार्यकाल में, उनके समय में नहीं मिलेंगे। कबीर की जो कविताएं हैं वो दोनों धर्मों पे जुड़ी हुई हैं, हिंदुइज्म पे भी है और इस्लाम पे भी है। तो इसी तरह इनका पोएम था। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 DD
H2020, a first of its kind national initiative for supporting the drug discovery process as an initiative of. तो जो हमारा ड्रग डिस्कवरी हैकथॉन हुआ था 2020, ये पहला एक तरीके का नेशनल इनिशिएटिव है ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस में. तो किसका इनिशिएटिव है, किसकी पहले आपको बताना है. तो इसका सही आंसर है ए, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड AICT यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. तो इन दोनों का एक जॉइंट इनिशिएटिव है DDH 2020. तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि एनविस. पहला है, इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम विद एन एम टू इंटीग्रेट इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड स्टोरेज. तो जो ये हमारा एनविस एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, यानी कि जो इस पे पावर्स होती है वो एक जगह पॉइंटेड नहीं है बल्कि बिखरा हुआ है, सबके पास एक पावर दिया गया है. इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, कोलिजन यानी किसी तरीके का अगर किसी से पार्टनरशिप होता है कोई भी एजेंसी या जो भी है, और उनको स्टोर करना क्या काम एनविस करता है. सेकंड है, इट इज अ मिशन मोड प्रोजेक्ट अंडर द ई-क्रांति प्रोग्राम ऑफ अ नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. तो एक तरीके का मिशन मोड प्रोजेक्ट है. अच्छा, दो तरीके के प्रोजेक्ट होते हैं, एक मिशन मोड होता है और एक हमारा नॉर्मल जैसे ऐसे होता है. मिशन मोड में क्या होता है कि एक जो टाइम लिमिट होती है वो फिक्स होती है और उसी टाइम के अंदर कंप्लीट करना होता है. अगर कोई भी उस टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं करता है तो उस पर हाई पेनाल्टी चार्ज की जाती है. तो इसको उसी के अंडर रखा गया है और ये ई क्रांति प्रोग्राम के अंदर है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIS के अंडर में. थर्ड है, अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और एजेंसी इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स एनवायरमेंट रिलेटेड NGOs एंड इंस्टीट्यूट. तो जो एनविस है हमारा तो सिर्फ सरकारी डिपार्टमेंट से एजेंसी को नहीं बल्कि जो प्राइवेट NGOs हैं, इंस्टीट्यूट है जो कि इन्वायरमेंट रिलेटेड काम कर रही हैं उनको भी इन्वॉल्व करता है. तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो इसका सही आंसर है C, 1 and 3 ओनली. सेकंड वाला गलत है. इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन जो एनविस हमारे एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज यानी MOEFCC के अंदर में ये है और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि इसका जो भी टोटल एक्सपेंसेस होगा वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार देगी. तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रीटीज एंड एसोसिएटेड सिग्नेटरीज. तो एक तरफ ट्रीटी दे रखा है और एक तरफ सिग्नेटरी यानी कि उन्होंने किसने साइन किया है. आपको बताना है कौन सा मैच यानी कि मेल सही है. पहला है ट्रीटी ऑफ सालबाई, सिग्नेटरी है निजाम ऑफ हैदराबाद एंड EIC एंड ईस्ट इंडिया कंपनी. सेकंड है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, सिग्नेटरी है हैदर अली एंड EIC एंड ईस्ट इंडिया कंपनी. थर्ड है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये है शाह आलम II और EIC. तो आपको बताना है कौन सा मैच सही है. तो उसका सही आंसर है C, थर्ड ओनली. जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हमारा सबसे पहला जो 1757 में जो बंगाल जो पहली लड़ाई हुई थी बंगाल की, उसके बाद जब शाह आलम जो उनके शाह आलम थे नवाब ऑफ लखनऊ थे और जो उस समय के बंगाल के उस समय बनाए गए थे राजा, तो इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस के खिलाफ क्लाइव के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई की थी. जो लीड किया था अंग्रेजों की तरफ से वो हेक्टर मुनरो ने किया था. और बाकी जो ट्रीटी ऑफ सालबाई है मराठा और हमारा EIC के अगेंस्ट हुआ था. जो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम है ये बिटवीन EIC और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ निजाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा एम्पायर और टिपू सुल्तान रूलर ऑफ मैसूर, तो इन सभी के बीच में हुआ था. तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है. सबसे पहले हम आपको जो हमारा which among the following battles was fought between the troops of British East India Company and the Dutch East India Company. इन दोनों के बीच में कौन सी बैटल लड़ी गई थी? तो इसका सही आंसर बी, बैटल ऑफ चिंसुरा. ये हुगली नदी के पास है. चिंसुरा इज अबाउट 35 किलोमीटर
35 किलोमीटर उत्तरी दिशा में ये मौजूद है, वहाँ दोनों के बीच लड़ाई हुई थी। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का नहीं जीएस टेस्ट पेपर 142 का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। कौन सा इनमें से सबसे अच्छा नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को डिस्क्राइब करता है। आपके ऑप्शन ए इनकम विच इंडिविजुअल रिसीव्स फॉर डूइंग प्रोडक्टिव वर्क इन द फॉर्म ऑफ वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, यानी वो पैसा जो कि एक अलग मतलब एक तरीके के कोई व्यक्ति कमाता है कोई काम करके, वो चाहे वेज के फॉर्म में हो, रेंट के फॉर्म में हो, इंटरेस्ट के फॉर्म में हो या फिर प्रॉफिट के फॉर्म में हो। बी है सेकंड वाला द सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ अ रेसिडेंट दैट रिमेन्स विद देम आफ्टर पेइंग टैक्सेस एंड ट्रांजैक्टिंग कैश एंड काइंड्स विद द नॉन रेसिडेंट्स, यानी वो आपके इनकम का हिस्सा जो कि रेसिडेंट एक सारे टैक्स पे करने के बाद, सारे कैश वैश करने के बाद नॉन रेसिडेंट के साथ जो बचता है उसको नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। सी थर्ड है द पार्ट ऑफ द इनकम ऑफ इंडिविजुअल विच दे स्पेंड इन पेइंग टैक्सेस, यानी इनकम का वो हिस्सा जो कि वो टैक्स देने में खर्च करते हैं। या डी ऑल इनकम विच इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय ऑल इंडिविजुअल्स इन अ ईयर, यानी वो सारा पैसा जो कि इंडिविजुअल पूरे साल भर में कमाता है उसको नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा सही है। तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।